अगला सारा दिन मैंने होटल में ही गुजारा। पाकिस्तान भेजने वाली डाक तैयार की और ताज़ा कार्रवाइयों की कामयाबियों की मुफस्सल रिपोर्ट न दिखाई देने वाली स्याही से लिखी। हमदर्द से 20,000 रुपए लेने और यशवंत के लिए मजीद रुपयों की जरूरत भी लिखी। तारापुर मिशन की अब तक की जाने वाली कोशिश और उसके मुतवक्के नताइज के बारे में लिखा। गर्जे के शाम ढलने से पहले डाक का पैकेट बिल्कुल तैयार हो चुका था। मैं अगले रोज मुकर्रर वक्त पर अपने 3 साथियों के हमरा कांटेक्ट से मिलने पहुंच गया। मेरे मुतालबे के मुताबिक इस बार 2 कांटेक्ट भेजे गए थे जो डाक का खासा बड़ा थैला लाए थे। मेरे साथी मुझे कवर किए हुए थे। थैला लेकर मैंने फौरन अपने नंबर 2 के हवाले किया जो उसे अपने घर ले गया। कांटेक्ट को मुझसे कोई बात करने की इजाजत न थी, लिहाजा मुझसे डाक लेकर वो भी फौरन चले गए। अपने बकिया 2 साथियों के हमरा 3 टैक्सियां बदल कर और मुख्तलिफ इलाकों के बेफायदा चक्कर लगाकर रास्ते में साथियों को अलग अलग जगह उतारता हुआ 2 घंटे बाद मैं उनके घर पहुंचा। टैक्सियों को बदलना, मुख्तलिफ जगहों के चक्कर लगाना और साथियों को रास्ते में अलग अलग उतारना हमारे लिए लाजमी था, ताकि अगर कांटेक्ट का पीछा किया जा रहा हो तो निगरानी करने वाले कहीं हमारे ठिकानों तक न पहुंच जाएं, बल्कि उन्हें रास्ते में ही झटक दिया जाए। इस बार हमारी डाक के पैकेट में हमारे घरेलू खतूत के अलावा 2 अदद कैमरे और हर कैमरे के लिए 12-12 फिल्मों के रोल थे। एक 30 बोर का पिस्टल साइलेंसर के साथ 3 फालतू मैगजीन और 200 गोलियां और 50,000 भारतीय रुपए थे। सीनियर्स के खत में हमारी कारकर्दगी को बहुत सराहा गया था और यशवंत से हासिल होने वाली डाक का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। एक कैमरा सिगरेट लाइटर जितना था और डाक की तस्वीरें बनाने की सलाहियत रखता था, जबकि दूसरा कैमरा कैनन ऑटोमेटिक था और उसमें बिल्ट इन फ्लैश गन थी। सीनियर्स का एक खत सिर्फ मेरे लिए था जिसमें मुख्तलिफ हिदायत के अलावा ये दर्ज था कि तुम्हारी कारकर्दगी और सलाहियत ने हमें बहुत मुतासिर किया है। तुम चाहे अपनी जान की परवाह न करते हो, लेकिन हमारे लिए तुम्हारी जिंदगी बेशकीमत है, लिहाजा हर कदम सोच समझ कर उठाओ। साइलेंसर वाला पिस्टल तुम्हारे लिए हमारा तोहफा है। अगर जरूरत पेश आ जाए तो बेदरेग इस्तेमाल करना। आइंदा हर इतवार और बुध को ठीक 2 बजे बाद दोपहर हम वायरलेस पर तुम्हें कांटेक्ट किया करेंगे ताकि जरूरी हिदायत के अलावा आप सबकी खैरियत मालूम हो सके। आप जवाब में सिर्फ ऑल ओके मैसेज रिसीव्ड कहें। ये इंतजाम मेरे ख्याल में इसलिए किया गया था कि हम अपने ट्रांसमीटर पर लाहौर से राब्ता करने और पैगाम भेजने में जो वक्त सर्फ करते थे, इस दौरान हमारे ट्रेस होने का खासा इम्कान था, जबकि लाहौर से ट्रांसमिट होने वाले पैगाम चाहे कितना वक्त ले लें, उन्हें रिसीव करने और मुख्तसर तरीन जवाब भेजने में पकड़े जाने का खदशा बहुत कम था। मुझे इस नए इंतजाम की वजह कहीं कुछ गड़बड़ होने का एहसास दिला रही थी। मैं इसे महज अपना वहम समझकर भुला देना चाहता था, लेकिन 2-3 रोज बाद के अखबारात में जली सुर्खियों में इलाहाबाद में एक पाकिस्तानी मेजर जासूस की गिरफ्तारी और बादज़ां उसके 3 साथियों की ट्रांसमीटर के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से आगरा से गिरफ्तारी की खबरों ने मेरे खदशे की तस्दीक कर दी। अखबारात तो पाकिस्तानी मेजर और उसके साथियों की गिरफ्तारी और सनसनीखेज इंकिशाफात की तवक्को से भरे हुए थे, लेकिन क्या इंकिशाफ हुए उनके मुताल्लिक कभी कुछ न छपा। ये तो कर्नल शंकर ने हफ्ता 10 दिन बाद एक मुलाकात में तफसीलन बताया कि एहसन नाम का एक पाकिस्तानी मेजर भारतीय 39 माउंटेन डिवीजन की वर्दी पहने इलाहाबाद में किसी स्पेशल ड्यूटी का कहकर ठहरा हुआ था। वो मेस में मुकीम एक भारतीय कर्नल की डायरी के पीछे लगा हुआ था। मेस में कई दिनों की लाहासिल कोशिश के बाद उसने कर्नल के मुसलमान बैटमैन को पैसे के जोर पर राम करना चाहा और उसे एतमाद में लेने के लिए यहाँ तक बता दिया कि वो पाकिस्तानी और मुसलमान है। कर्नल की डायरी ला कर देने के एवज उसने बैटमैन को खासी बड़ी रकम की पेशकश की और आधी रकम पेशगी दे दी। ये बैटमैन कुछ ज्यादा ही मुहिब्बे भारत था। उसने कर्नल को सब कुछ बता दिया। मेजर एहसन को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया और ये तस्दीक होने पर कि उसका 39 माउंटेन डिवीजन से जो पूना में स्टेशन थी कोई वास्ता नहीं, उस पर इंतहाई तशद्दुद किया गया, लेकिन उसने सिवाय अपने नाम, रैंक और नंबर के कुछ न बताया। भारतीय इंटेलिजेंस ने जल्द से जल्द उसके साथियों और हमदर्दों के नाम उगलवाने की ख्वाहिश में उस मेजर को ब्रेक करने के लिए तशद्दुद की इंतहा कर दी। उसके दोनों पांव की उंगलियां काटी गईं, हाथ काटे गए और दोनों बाजू भी काट दिए गए, लेकिन मेजर एहसन की जबान से एक लफ्ज तक न निकला, हत्ता कि वो शहीद हो गया। उसके साथ ही आगरा में थे। मेजर एहसन जब मुकर्रर वक्त और कई दिन बाद तक वहां न पहुंचा तो वो बौखला गए और बार बार ट्रांसमीटर पर लाहौर से राब्ते शुरू कर दिए। ट्रेसर ने उनके सिग्नल कैच किए और जगह का तयन किया और वो तीनों बमा ट्रांसमीटर पकड़े गए। कर्नल शंकर ने जो कुछ मुझे बताया मैं सुनता गया। मैंने खुद कोई ऐसा सवाल न किया जो कर्नल को मेरे मुताल्लिक शक में डाल सके। ये सारी रुएदाद मैंने अपनी डाक में लाहौर भेज दी। बहुत बाद में मुझे पता चला कि मेजर के तीनों साथियों को भी तशद्दुद से शहीद कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जबान न खोली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
आप सोच रहे हों कि पाकिस्तान से इस फरावानी से भारतीय करेंसी की आमद की वजह से हमें उसे खर्च करने की खुली इजाजत थी। ये बात हरगिज न थी, बल्कि मेरे होटल और साथियों के मकान के किराए की अदायगी के अलावा मुझे 4,000 रुपया और मेरे साथियों को 3-3 हजार रुपए माहवार जाती अखराजात के लिए मुकर्रर थे। इन रकूम के अलावा हमें एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता था। मिशन की मद में अखराजात की तफसीलन जस्टिफिकेशन देनी पड़ती थी। मेरे साथियों के पास चूंकि जाती अखराजात की मद में रकम एडवांस में जा रही थी, इसलिए मैंने इस बार उन्हें कुछ न दिया और हमदर्द से ली हुई रकम का बकिया हिस्सा और अब मिलने वाले 50,000 होटल में अपने लॉकर में रख दिए। ये सब रुपया मुल्क और कौम की अमानत था, और जबकि हमने अपनी जिंदगियां अपने वतन के लिए दाव पर लगा रखी थी, तो इस अमानत में खयानत का कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने अपने साथियों को मेजर एहसन और उसके साथियों की शहादत का बताया और कहा कि अब हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। मैंने उन्हें सख्ती से हिदायत की कि कभी भी अकेले बाहर न जाएं, दोनों मुसल्ला हों और एक दूसरे से फासला रख कर चलें। अगर महसूस हो कि आपका पीछा किया जा रहा है तो छिटकने की पूरी कोशिश करें, और अगर छिटकने में नाकाम हो जाएं और बचने की कोई सूरत नजर न आए तो फिर पीछा करने वाले को गोली मारकर हलाक कर दें और वहां से गायब हो जाएं। मेरी ये हिदायत सुनकर साथियों ने बताया कि सराय बैरम खान में घूमने के दौरान उन्होंने चाकू, छुरी और खंजरों की एक दुकान से ऐसी 5 छुरियां खरीदी हैं जो आध इंच से भी कम चौड़ी और 1 फुट लंबी हैं, और हाथ में पकड़ने वाले आम मोटे बेद के दस्ते में बने स्क्रू के जरिए फिट हो जाती हैं। उन्होंने ऐसा एक बेद मुझे भी दिया। छुरी वाकई बेहद सख्त और तेज थी। बेद के अंदर फिट होने पर छुरी का दस्ता बेद का हिस्सा दिखाई देता था। ये वाकई एक कारामद हथियार था जिससे आवाज निकले बगैर दुश्मन को हलाक किया जा सकता था। पाकिस्तान से भेजे गए साइलेंसर वाले पिस्टल को रखने के लिए कवर और ऐसी बेल्ट्स भेजी गई थी जिनसे पिस्टल लिबास के अंदर बिल्कुल छुप जाता था। मैंने साथियों को दोबारा तंबीह की कि असलहा और छुरी का इस्तेमाल सिर्फ इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में घिरने पर ही किया जाए, जब दूसरा कोई रास्ता न रहे। साथियों को मेजर एहसन की शहादत का बताने और बेद लेने का वाकया हमारे गुज़श्ता तसलसल से तकरीबन 12 रोज बाद का है, वरना गुज़श्ता पीर के रोज हमने पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट से डाक वसूल की और भेजी थी, और अगले रोज यशवंत से मेरे साथियों ने दूध दही की दुकान पर उसकी डाक का थैला वसूल करना था। मंगल को मेरे साथियों ने यशवंत से डाक वसूल की और कॉपियां बनाकर बुध को मुगल महल रेस्टोरेंट में मेरे हवाले कर दी। कॉपियों के अलावा यशवंत का दिया हुआ एक लिफाफा भी मुझे दिया। उस पर मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ था। खत में लिखा हुआ था, एक बहुत ही अहम मसला दरपेश है, आपसे फौरी मिलना चाहता हूँ। बुध को रात 8 बजे गोलचा सिनेमा के रेस्टोरेंट में आपका मुंतजिर रहूंगा। मैंने अपने दोनों साथियों से कहा कि रात 7:45 बजे गोलचा सिनेमा के रेस्टोरेंट में अलग अलग जा बैठें और मेरी यशवंत से मुलाकात के दौरान चौकन्ना रहें। मैं जानबूझकर 15 मिनट लेट रेस्टोरेंट में पहुंचा। पहले से वहां बैठे हुए मेरे दोनों साथियों ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया। यशवंत कोने की एक मेज पर सर झुकाए बैठा और परेशान हाल दिखाई दे रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने सर उठाया। मुझे देखकर उसकी बातें खिल उठी। बोला, बहुत इंतजार करवाया आपने, मैं तो मायूस हो चला था। मैंने कहा, मैं तो सिर्फ 15 मिनट लेट हुआ हूँ, बहरहाल बताएं क्या जरूरत आन पड़ी। यशवंत ने मेरे आगे फिल हकीकत हाथ बांध दिए और कहा, मेरी इज्जत और जिंदगी अब आपके हाथ में है। मैंने कहा, यशवंत बाबू बताओ तो सही क्या बात है। यहाँ मैं बताता चलूं कि यशवंत को मैंने अपना हिंदू नाम भी अभी तक नहीं बताया था, इसलिए वो मुझे सिर्फ साहब कहकर मुखातिब करता था। चंद सेकंड मौजू अल्फाज से गुफ्तगू का आगाज करने के लिए वो चुप रहा और फिर बोला, साहब आपसे तो अब मेरी कोई बात पोशीदा नहीं, मैं शिम्मी के बगैर नहीं रह सकता। कल शाम मैं उसके यहाँ गया तो उसकी माँ ने मुझे अलग बुलाकर कहा कि शिम्मी का एक खरीदार उसके 35,000 रुपए देने को तैयार है। ना मालूम वो सच्ची है या झूठ बोल रही थी, लेकिन मुझे उसने 1 हफ्ते की मोहलत दी है कि रुपयों का बंदोबस्त कर लूं, वरना वो शिम्मी को दूसरे खरीदार के हवाले कर देगी। ये कहकर यशवंत मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, यशवंत बाबू मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ, ये आपका जाती मामला है। यशवंत और ज्यादा गिड़गिड़ाने लगा। बोला, आप जानते हैं मैं किसी सूरत भी इतनी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकता, आप मेरी आखिरी उम्मीद है। भगवान के लिए मुझे ये रकम एडवांस दे दें, मैं आइंदा अपनी डाक का मुआवजा इस एडवांस से मिन्हा करवाता रहूंगा। मैंने बेनियाजी से कहा, देखो यशवंत बाबू, आर्मी हेडक्वार्टर्स की सारी डाक हमारे मतलब की नहीं होती। आपके भेजे हुए बेशतर खुतूत हम रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। मैंने अब तक जो रकम आपको दी है वो आपकी दी हुई डाक के मुनासिब मुआवजे से कहीं ज्यादा है। आपसे दोस्ती हो गई है, इसलिए मैंने ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। अब आपको 35,000 रुपया दरकार है तो वो मैं इस किस्म की डाक के इवज एडवांस नहीं दे सकता। मैं भी आगे जवाब दे हूँ। इसकी सिर्फ एक सूरत है कि अगर तारापुर की फाइलें आप मुझे ला दें तो फिर ये रकम आपको मिल सकती है। यशवंत बोला, लेकिन वो फाइलें तो जनरल साहब की सेफ में रखी हैं और सेफ की चाबियां जनरल साहब
साहब के पास होती हैं। यशवंत ने मायूसी से जवाब दिया और खामोश हो गया। मैंने फौरी ही उस सुकूत को तोड़ दिया और कहा, यशवंत बाबू, जरूरत इजाद की माँ है। आपके बकौल जनरल साहब की सेफ खोलते भी आप हैं और बंद भी आप करते हैं। ये दो ऐसे मौके हैं जिनमें आप चाबियों का नक्श साबुन की टिक्कियों पर ले सकते हैं। आप नक्श ले लें और चाबियां बनवा लें। जनरल साहब के दफ्तर जाने के बाद आप आसानी से सेफ खोलकर फाइलें निकाल सकते हैं। दफ्तर से वापसी पर फाइलें आप मेरे आदमी के हवाले करें और उसी रात को फाइलों के साथ आपको 30,000 रुपए मिल जाएंगे। यशवंत सोच में पड़ गया। उसकी खामोशी डर की वजह से थी। मैंने उसे सोचने की मोहलत न दी और कहा, चाबियों के नक्श उतारने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट सर्फ होगा और फाइलें निकालने में भी कमोबेश इतना ही वक्त लगेगा। रिस्क तो आप ले ही रहे हैं। ये तो कल 2 मिनट की बात है जिसके एवज आप अपनी सबसे बड़ी हसरत पूरी कर सकेंगे, वरना अगर इसी आरजू को दिल में लिए आपका देहांत हो गया तो आपकी आत्मा भी भटकती रहेगी और मरने के बाद भी उसे शांति न मिलेगी। यशवंत का कुछ खौफ तो मैंने दूर किया और कुछ उसकी ख्वाहिश ने। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोला, साहब, जब जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं तो फिर ऐसी बेरंग जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए मैं ये रिस्क भी ले लूंगा। देसी साबुन की टिक्कियां तो मैं आज ही ले लूंगा जिन पर नर्म होने की वजह से नक्श नुमाया तौर पर लिया जा सकता है। सेफ खोलते और बंद करते वक्त मेरी पीठ जनरल साहब की तरफ होती है, इसलिए नक्श भी आसानी से उतार लूंगा। जनरल साहब चूंकि टाइपिंग के लिए मुझे ही बुलवाते हैं, इसलिए उनके जाने के बाद सफाई होने से पहले कोई बहाना बनाकर उस कमरे में जा सकता हूं और फाइलें निकाल सकता हूं। किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन एक अड़चन है, अगर जनरल साहब इस महदूद मुद्दत में मुझे नहीं बुलवाते तो फिर क्या होगा। महदूद मुद्दत से यशवंत की मुराद शिम्मी की माँ की दी हुई मोहलत थी। मैंने कहा कि अगर इस दौरान जनरल ने तुम्हें न बुलवाया तो तुम अपना कलम सेफ में भूल जाने का कहकर भी जनरल से चाबियां ले सकते हो। अगर लगन सच्ची है तो भगवान खुद रास्ता बना देगा। वो बोला, आप रुपया तैयार रखें, मैं फाइलें लाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर यशवंत ने मुझे नमस्ते कहा और रुखसत चाही और मैं ये सोच रहा था कि यशवंत का भगवान तो उसका रास्ता बनाए या ना बनाए, मेरा अल्लाह यकीनन हमें अपने मकसद में कामयाबी देगा। अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैंने यशवंत को कहा कि चूंकि तुम्हारी इमरजेंसी है इसलिए मेरा एक आदमी हर रोज दफ्तर से तुम्हारी वापसी के वक्त दूध दही की दुकान पर तुम्हारा इंतजार करेगा, क्योंकि डाक की वसूली के लिए तो मंगल और हफ्ते के दिन मुकर्रर थे। यशवंत ने शुक्राने के अंदाज में दोबारा मुझे नमस्ते कहा और चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी अपने मंसूबे की अब तक कामयाबी और आइंदा कामयाबी के ख्यालात में खोया रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और अपने साथियों के घर चला गया। उन्हें कहा कि आइंदा मंगल तक हर रोज 2 साथी दूध दही की दुकान पर यशवंत की वापसी के वक्त उसका इंतजार करें और आम डाक के अलावा जो कुछ भी वो दे उसे लेकर फौरन मुझे टेलीफोन बूथ से फोन करके मुकर्ररा वक्त पर मुगल महल रेस्टोरेंट में मुझे दे दें। मैंने अपनी तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे और अब हमें यशवंत की कामयाबी की खबर सुनने का बेताबी से इंतजार था। मेरे 2 साथी हर रोज दूध की दुकान पर यशवंत की दफ्तर से वापसी के वक्त मौजूद रहते थे और उसे अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते रहते थे। इसी सूरत हाल में कई दिन बीत गए। इस दौरान यशवंत ने मुकर्ररा दिन को उन्हें डाक का लिफाफा दिया। उस डाक में हेडक्वार्टर्स के खतूत के अलावा 3 स्वीपर्स के नाम और घरेलू एड्रेस भी थे। हर एक नाम के साथ लिखा हुआ था कि वो किस सीनियर अफसर के कमरे में सफाई करता है। इस बार हमने यशवंत की दी हुई डाक की मुनासिब लाइट में तस्वीरें भी उतारी और अपनी कॉपी करने वाली स्लेटों से कॉपियां भी बना ली, क्योंकि फिल्मों के रोल तो पाकिस्तान पहुंचकर ही डेवलप होने थे और तभी उनके रिजल्ट का पता चल सकता था। कॉपियां हमने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर बना ली थी। इसी इंतजार बीम की कैफियत में एक रोज अब्दुल करीम मेरे होटल में आया और अपने कर्नल के मुताल्लिक अपने ख्यालात पर मबनी 4 सफ़हात देकर चला गया। अब्दुल करीम उर्दू बोलता तो साफ सुथरी था, लेकिन उसकी तहरीर बहुत मामूली थी। कर्नल शंकर के मुताल्लिक उसने जो कुछ लिखा था उसका लुब्बे लुबाब ये था कि कर्नल शंकर अगरचे एक सख्त गिर शख्स था और उसे गालियां भी देता था, लेकिन दिल का बहुत नरम था। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए अब्दुल करीम को CMH में दाखिल किया गया तो कर्नल ने न सिर्फ ये कि हर रोज उसकी तीमारदारी को आता था, बल्कि उसके लिए फल फ्रूट भी लाता था। अब्दुल करीम की तहरीर की एक बात ने मुझे चौंका दिया कि कर्नल शंकर कभी कभी नशे की हालत में भारत और भारतीय फौज को गालियां भी निकालता था। कहता था कि कश्मीर के मामले में भारत की हठ धर्मी की वजह से पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। बकौल अब्दुल करीम के भारत ने मशरकी पाकिस्तान का बांग्लादेश तो बना दिया, लेकिन अब भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बारी है और ये कि जो आइंदा पाकिस्तान भारत जंग होगी वो एटमी जंग होगी। एटमी जंग के नतीजे में दोनों मुल्कों में जो तबाही होगी वो पाकिस्तान
पाकिस्तानी मुसलमान तो बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन भारतीय हिंदू हरगिज बर्दाश्त न कर सकेगा और जंग के बाद भारतीय हिंदू खुद भारत की इकाई को तोड़कर छोटी छोटी मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम कर लेंगे। इन रियासतों के पास न इतनी ताकत होगी और न वसाइल के जंग करने का सोच भी सके। अब्दुल करीम ने लिखा था कि कर्नल शंकर सर पीट कर कहता था कि ऐसा जरूर होगा, लेकिन तबाही और बर्बादी के बाद काश भारत के टुकड़े जंग से पहले ही हो जाएं और एक बड़ी और भयानक तबाही और बर्बादी से बचा जा सके। कर्नल शंकर के मुताबिक दुनिया भर के मुसलमान ममालिक पाकिस्तान की ढाल बन जाएंगे, जबकि भारत यकाओ तन्हा रह जाएगा। अब्दुल करीम ने लिखा था कि रात को नशे में कर्नल शंकर जो कुछ कहता है उसे अगली सुबह मुझसे जरूर पूछता है कि किसी और ने तो नहीं सुना। मुझसे तसल्ली कर लेने के बाद मुझे 10-15 रुपए देकर कहता है, जाओ जान बनाओ, भारतीय मुसलमानों को आइंदा जंग में बहुत बड़ा रोल अदा करना है, उसकी तैयारी करो। कर्नल शंकर के मुतालिक अब्दुल करीम की तहरीर को मैंने कई बार पढ़ा, बहुत सोचा और बिलाखिर ये नतीजा अखज़ किया कि मैं अब्दुल करीम की निगाह में भारतीय हिंदू और कर्नल शंकर का दोस्त हूँ। उसने जो कुछ लिखा है वो दुरुस्त होगा। अगर अब्दुल करीम को मालूम होता कि मैं मुसलमान या पाकिस्तानी हूँ या कर्नल शंकर का दुश्मन और उसका अफसर होता, तो वो पहली सूरत में मुझे खुश करने और दूसरी सूरत में कर्नल शंकर से बदला लेने और उसे नुकसान पहुँचाने के लिए गलत बयानी कर सकता था। ये तहरीर खुद उसे भी बहुत नुकसान पहुँचा सकती थी, लिहाजा इसे दुरुस्त समझा जाना चाहिए। कर्नल शंकर खुद मुझे एक शाम बातों बातों में बता चुका था कि 65 की जंग के दौरान उसके जवान रैकी करते हुए हमारी सुपर हैवी गन्नो रानी और शेरनी की सही निशानदही कर चुके थे और कर्नल शंकर ने ये इत्तला न देकर इन गन्नों को भारतीय तोपखाने और हवाई बमबारी से बचा दिया था। कर्नल शंकर की गुफ्तगू, लाहौर से उसकी दिली वाबस्तगी, उसकी क्लास फेलो से उसकी मोहब्बत में नाकामी और दिल शिकस्तगी, अब तक गैर शादीशुदा होना, इन सब बातों को पस मंजर में रख कर अब्दुल करीम की तहरीर को मैंने दुरुस्त समझा। मैंने कर्नल शंकर का जो खाका खींचा वो जंग से नफरत करने, कश्मीर के मसले पर भारत की हट धर्मी को गलत समझने वाले और मुसलमानों के लिए दिल में नरम गोशा रखने वाले एक ऐसे शख्स का था जो बअमरे मजबूरी भारतीय फौज में मुलाजिमत कर रहा था और वक्त पड़ने पर भारतीय मुसलमानों को एक इकाई बनकर हिंदुओं के तासुब का मुकाबला करने और मुमकिना पाक भारत जंग में पाकिस्तान की मदद करने का ख्वाह था। इन पहलुओं को पेश नजर रखते हुए मैं कर्नल शंकर के ज्यादा करीब होकर उसे मजीद कुरेद कर बहुत मुफीद मालूमात हासिल कर सकता था। मैंने कर्नल शंकर को अपनी वेटिंग लिस्ट में सरे फहरिस्त रख लिया, लेकिन यशवंत का मामला तय हो जाने तक मैंने किसी और इशू को न छेड़ने का फैसला किया। यशवंत के दिए हुए स्वीपर्स के नाम और एड्रेस मैंने उन 2 साथियों को दे दिए जो पहले ही हेडक्वार्टर्स के स्वीपर्स के पीछे लगे हुए थे। अब उन्हें इन 3 स्वीपर्स को हैंडल करना था। शिम्मी की मां की दी हुई मोहलत में अभी वक्त बाकी था और मैं इस मोहलत में इजाफा भी करवा सकता था। यशवंत को सेफ हाउस की चाबियां हासिल करने और मतलूबा फाइलें निकालने में जो दुश्वारियां पेश आ सकती थी वो भी मेरे पेश नजर थी, लेकिन मेरा और मेरे साथियों का ये हाल था कि सुबह से शाम तक यशवंत के दफ्तर से वापस लौटने तक हम उसकी कामयाबी की आस लगाए बैठे रहते और शाम को जब यशवंत खामोशी से सर झुकाए घर की जानिब बढ़ जाता तो हम सब भी मायूस हो जाते। ये दरअसल तारापुर के एटमी बिजली घर के मुतालिक मालूमात की अहमियत और वन टाइम मिशन होने की वजह से था। बाज़ औक़ात मुझे ख्याल आता कि यशवंत अपनी मुहिम के खतरात के पेश नजर कहीं इस काम से दस्तबरदार न हो जाए। ऐसी सूरत में उससे ये काम करवाने के लिए हमारे पास उसकी जरी के साथ काबिल एतराज हालत में फोटो और हेडक्वार्टर्स की डाक की वापसी के वक्त क्लासिफाइड एंड कॉन्फिडेंशियल फाइल कवर की फोटो बहुत काफी थी, लेकिन मैं चाहता था कि यशवंत अपनी देरीना ख्वाहिश और तलब के तहत ये काम करे। जब शिम्मी की मां की दी हुई मोहलत खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया तो यशवंत ने दफ्तरी डाक के हमरा एक खत दिया जिसे मेरे साथियों ने मुझे फौरी पहुंचा दिया। खत में यशवंत ने गुलचा सिनेमा के रेस्टोरेंट में आज ही मिलने का लिखा था, बल्कि वक्त भी खुद ही तय किया था। मुकर्रर वक्त पर मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा तो यशवंत की हालत नागुफ्ताबे थी। उसका चेहरा उसकी मायूसी और नाकामी के असरात से बिल्कुल बुझ सा गया था। उसने बताया कि जनरल कई रोज से दफ्तर नहीं आ रहा और उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है, जिसमें से 4 दिन गुजर चुके हैं और छुट्टी से पहले के 2 दिनों में न तो जनरल ने उसे तलब किया और न ही उसे मौका मिल सका कि जनरल के कमरे में जा सके। वो जब भी जनरल के कमरे की तरफ गया वहाँ मीटिंग हो रही थी। यशवंत अपनी नाकामी से हद दर्जे मायूस था। कहने लगा कि अब शिम्मी का हुसूल नामुमकिन हो गया है। मैंने उसकी ठारस बंधाई और कहा कि जनरल की छुट्टी खत्म हो जाए तो फिर मौका मिल जाएगा। यशवंत कहने लगा मौका तो मिल जाएगा
گا لیکن بے فائدہ ہوگا. شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت تو کل ختم ہو رہی ہے. یہ ایسا وقت تھا کہ مجھے یشونت کو جو اپنی ہمت تقریباً ہار چکا تھا پھر سے تر و تازہ کرنا تھا. میں نے یشونت سے کہا کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے, شمی یقیناً اسے ہی ملے گی. اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے. میں نے یشونت کو 1000 روپے دیتے ہوئے کہا کہ وہ گھر جا کر تازہ دم ہو اور ٹھیک 9 بجے میں شمی کے بالا خانے پر اسے ملوں گا اور شمی کی ماں کو مزید مہلت دینے پر رضامند کرنے کی کوشش کروں گا. یشونت اور میں ریسٹورانٹ سے تقریباً اکٹھے باہر نکلے. وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور میں ٹیکسی لے کر شمی کے بالا خانے پر پہنچ گیا. دراصل میں محفل جمنے سے پہلے ہی شمی کی ماں کو بریف کرنا چاہتا تھا. محفل سجانے کے سامان ہو رہے تھے. میں نے شمی کی ماں سے علیحدگی میں بات کی کہ آج یشونت اور میں رات 9 بجے اکٹھے تمہارے پاس آئیں گے. یشونت کے مزید مہلت مانگنے پر پہلے تو تم انکار کر دینا اور میرے بہت اصرار کرنے اور یشونت کے لیے میرے 5000 روپے پیشگی دینے پر اسے مزید 10 دن کی مہلت دینا. شمی کی ماں کو یہ باتیں سمجھا کر میں واپس اپنے ہوٹل چلا آیا.